हेलो एवरीवन, मैं भाव शर्मा फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी फॉर डाउट में। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा, हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था और हमने उसके इंट्रोडक्शन में बहुत सारे बायोलॉजिस्ट जिनका इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया और आज हम बायोलॉजी को जो इतना इजीली समझ पाते हैं तो उन्होंने अपना एक क्रूशियल रोल जो है वहां पर प्ले किया हुआ है। ठीक है, आज हम बात करेंगे जो किसी भी सेल की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं। ठीक है, वो तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, दूसरा होता है आपका न्यूक्लियस और तीसरा होता है आपका साइटोप्लाज्म। तो याद रखना कि हम इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये तीन ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ये तीन ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको हर टाइप की सेल में मिलेंगे। ये आपको प्रोकैरियोट्स में भी मिलेंगे, या आपको यूकैरियोट्स में मिलेंगे, या आपको यूनिसेलुलर में मिलेंगे, या आपको मल्टीसेलुलर में मिलेंगे। तो इनको हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज में रखते हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये तीनों होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? देखिए, किसी भी सेल की जो सबसे आउटरमोस्ट कवरिंग होती है, जो सेल के कंटेंट को सराउंडिंग के साथ मिक्स होने से क्या करती हैं? प्रिवेंट, मिक्स होने से बचाती हैं, प्रिवेंट करती हैं। तो उन्हीं आउटरमोस्ट कवरिंग को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप लोग डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि हर सेल के चारों तरफ क्या होती है? एक मेम्ब्रेन होती है जो सेलुलर कंटेंट को अंदर क्या करती है? प्रोटेक्ट रखती है, ताकि ये सराउंडिंग के सेल के साथ या सराउंडिंग मीडियम में ये क्या ना हो, मिक्स ना हो जाए। तो इसी मेम्ब्रेन को क्या कहा गया है? इसी मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करती है? सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है टू एंट्री इन और एग्जिट आउट फ्रॉम दिस सेल। मतलब जिन पार्टिकल्स की जरूरत हमें नहीं है उन पार्टिकल्स को ये एंट्री करने ही नहीं देगी, और जिनकी जरूरत हमें है उनको ये क्या करेगा? एंट्री कराएगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, इसमें एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि ये सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है टू एंट्री इन और एग्जिट आउट फ्रॉम दिस सेल। दैट्स व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी आप कह सकते हैं। तो सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को, परमेबल मतलब परमिटिविटी प्रोवाइड कराना, परमिशन देना टू एंट्री इन और एग्जिट आउट फ्रॉम द सेल। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दो इंपॉर्टेंट फिनोमेना। सबसे पहला आता है हमारे पास क्या? डिफ्यूजन, और दूसरा आता है हमारे पास ऑस्मोसिस। तो वन बाय वन हम इसके बारे में पढ़ेंगे और दोनों ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। दोनों से बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन या व्हाट इज ऑस्मोसिस, या इनके प्रोसेस के बारे में पूछता है, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी किसके बारे में पढ़ा था? डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था। तो क्योंकि वो केमिस्ट्री में हमने डिफ्यूजन पढ़ा था, उसमें और इसमें सिमिलरिटीज हैं बट बहुत कम सिमिलरिटी हैं, लेकिन डिफरेंसेस ज्यादा है। वहां पर आपने पढ़ा द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर बाय इट्स ओन, है ना, कि दो अलग अलग मैटर के दो अलग अलग पार्टिकल्स जब आपस में अपने आप मिक्स हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है क्या? डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन यहां पर आप पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय विच द गैसियस मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस मूव from high concentration, from the region of high concentration to low concentration। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब गैस के मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन, जहां पर ज्यादा अमाउंट में है, वहां से लो कंसंट्रेशन, जहां पर उनका अमाउंट कम है, वहां की तरफ जब ये क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी में डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ऐसे ही प्लांट बॉडी में भी डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जनरली आपको पता है कि हम लोगों को
सरवाइव करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाता कैसे है, ऑक्सीजन में मतलब ऑक्सीजन हमारी बॉडी के ब्लड के साथ मिक्स कैसे होता है? तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट फिनोमिना डिफ्यूजन रिस्पॉन्सिबल होता है विद ड्यू टू दी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन मिक्सेस विद ब्लड। हाउ, समझते हैं कैसे। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमारी बॉडी में दो टाइप का ब्लड होता है, एक होता है प्योर ब्लड, दूसरा होता है इम्प्योर ब्लड। जो प्योर ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, और इम्प्योर ब्लड को, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, इसीलिए इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पूरी बॉडी में, जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो ब्लड हमारी बॉडी से क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है सेल को, और वहां से CO2 को कलेक्ट करता है। और जब इसके पास CO2 होता है तो ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है। ये सारा ब्लड हार्ट में जाता है, और हार्ट पंप करके इसको कहाँ भेजता है, लंग्स में भेजता है। तो अब जब हम इनहेल करते हैं, तो आपको पता है व्हेन वी इनहेल अ मिक्सचर ऑफ गैस वी इनटेक, है ना, हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा अमाउंट में एक मिक्सचर ऑफ गैस को इनटेक करते हैं, जिसमें आपका O2 भी होता है, जिसमें आपका CO2 भी होता है, जिसमें आपका नाइट्रोजन भी होता है, जिसमें आपका और भी कई सारी गैसेस होती हैं। बट क्योंकि हम O2 कंज्यूम करते हैं तो हम O2 की बात करेंगे, तो O2 का जो कंसंट्रेशन होता है नाइट्रोजन के बाद उस मिक्सचर ऑफ गैस में सबसे ज्यादा अगर कोई गैस होती है तो कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस होती है। तो जब हम एयर इनहेल करते हैं तो O2 और बाकी की गैसेस क्या होती हैं, इनहेल होती हैं, और वो सारी की सारी गैस हमारे लंग्स में बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एल्वोलाई कहते हैं। तो एल्वोलाई क्या करती है, जैसे जैसे हम इनहेल करेंगे वो सारी गैस एल्वोलाई के अंदर क्या होगी, स्टोर हो जाएगी। और एल्वोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो क्या कर सकती है, एक्सपैंड कर सकती है। तो एक्सपैंड होकर वो उस एयर को क्या करती हैं, स्टोर कर लेती है। तो अभी जो हमारे लंग्स में जो एयर है जो आपने इनहेल की है उसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा अमाउंट में होता है। वहीं पर दूसरी तरफ एट द सेम टाइम जो हमारे लंग्स में ब्लड आता है, बॉडी से सर्कुलेट होने के बाद जो लंग्स में ब्लड आता है वो ब्लड कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड होता है, क्योंकि वो अपने साथ क्या कैरी कराता है, CO2 कैरी कराता है। तो जैसे ये ब्लड वेसल और लंग की जो वॉल होती है जहां पर क्या होती है, डिफ्यूज होती हैं, तो जैसे ही ब्लड उस रीजन में आता है, ब्लड से सारा CO2 डिफ्यूज होकर हाई कंसंट्रेशन कहां पर, ब्लड में, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन कहां पर है, लंग्स में, तो ब्लड से लंग्स में ट्रांसफर हो जाता है। और एट द सेम टाइम जो O2 है वो लंग्स से कहां पर आ जाता है, क्योंकि लंग्स में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो लंग्स से डिफ्यूज होकर कहां पे आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा। और इस तरीके से थ्रू डिफ्यूजन बॉडी से CO2 क्या हो गई, रिलीज हो गई, बाहर आ गई, लंग्स में आ गई, और लंग्स से O2 कहां चला गया, हार्ट में, मतलब ब्लड में चला गया, और ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड हो गया। और अब ये ब्लड क्या हो जाएगा, दोबारा से हार्ट में भेज दिया जाएगा, जहां पर इसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे डिफ्यूजन क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में CO2 और O2 के एक्सचेंज के लिए। ऐसे ही ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं। फोटोसिंथेसिस में CO2 प्लांट के लिए एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, तो CO2 को एब्जॉर्ब करना, और रेस्पिरेशन में O2 प्लांट के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, तो उसको क्या करना है, एब्जॉर्ब करना। ये सारे काम किस प्रोसेस से होते हैं, डिफ्यूजन से होते हैं। तो प्लांट में डिफ्यूज, मतलब प्लांट और एनिमल में डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन का मतलब है मूवमेंट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ डिफ्यूजन के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड हमारा अगला फिनोमेना है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस सेम डिफ्यूजन के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफ्यूजन में हमने पढ़ा कि गैसेस मॉलिक्यूल मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जब हमारी सेल को वाटर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट होती है तो वाटर मॉलिक्यूल सेल को कैसे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वो भी डिफ्यूजन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस इज द फिनोमेना, इज द प्रोसेस बाय विच वाटर मॉलिक्यूल मूव
from high concentration to low concentration through selectively permeable membrane। यहाँ पे ये लाइन को आप बहुत अंडरलाइन कर लेंगे कि through selectively permeable membrane। क्यों? क्योंकि वाटर ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमें 24/7 हमारी सेल्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ना ही प्लांट सेल में होती है। तो ये केवल तभी एंट्री कराए जाएंगे जब हमारी बॉडी को वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, लेकिन जब नहीं है जरूरत तो इनकी एंट्री नहीं होती। मतलब सेल की परमेबिलिटी ये डिसाइड करती है कि वाटर मॉलिक्यूल को इनटेक करना है या नहीं करना है। लेकिन ऑक्सीजन और CO2 के केस में ऐसा नहीं होता है, तो वहां पर हम ये लाइन मेंशन नहीं करते हैं। तो आप जब भी डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखेंगे तो इसमें ये लाइन मेंशन जरूर करेंगे। कौन सी लाइन? द मूवमेंट ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ऑस्मोसिस सेल के अंदर कैसे होता है तो आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपको डायग्राम में बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर कैसे मूव करता है। तो हम जनरली 3 टाइप के सॉल्यूशन लेते हैं। सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन और फिर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आप कहेंगे ये कैसे सॉल्यूशन है? देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो सबसे पहले हमारे पास है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है और सॉल्ट या शुगर जो भी आप यूज करना चाहें उसका कंसंट्रेशन कम होता है। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट या शुगर की कंसंट्रेशन वाटर की कंसंट्रेशन से कम अमाउंट में होती है, आप ये भी कह सकते हैं सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से कम अमाउंट में होता है, तो उस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आपने लिया, उसके अंदर एक सेल पीस को डिप कराया, क्योंकि सेल पीस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल कम है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जब ये वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड में क्या है? मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे इनसाइड दी सेल, और जब बाहर से वाटर मॉलिक्यूल अंदर चले जाएंगे सेल की शेप में क्या चेंज आएगा? सेल विल स्वेल अप। सेल क्या हो जाएंगे? फूल जाएंगे, स्वेल अप हो जाएंगे। तो जब भी हम किसी भी सेल पीस को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमेशा याद रखना वाटर मॉलिक्यूल के इनवर्ड मूवमेंट की वजह से वो सेल जो होती है वो स्वेल अप हो जाती है। अब इसका एक और एग्जांपल, 2 एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला एग्जांपल आप लोगों ने देखा है रेजिन्स, मतलब कि किशमिश। किशमिश को जब हम पानी में डालते हैं तो किशमिश क्या करती है? पानी सोक करती है, और जब पानी उसके अंदर मूव करता है तो देखो किशमिश के अंदर इनिशियली वाटर कंसंट्रेशन क्या था? कम था, लेकिन बाहर जो पानी है या शरबत या कोई भी चीज आपने ली उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल क्या थे? ज्यादा थे। तो वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, और क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर की तरफ मूव करेंगे सेल विल गेट स्वेल अप। सेल क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाएगी, और जो किशमिश है वो भी क्या हो जाएगी? स्वेल अप हो जाती है। ऐसे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जब कोई ह्यूमन बॉडी या कोई भी एनिमल बॉडी पानी में डूबती है तो क्योंकि जब उसे तैरना नहीं आता तो वो पानी में डूब जाते हैं। क्यों? क्योंकि आसपास वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमारी बॉडी के अंदर वाटर कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो वो इनिशियली सिंक कर जाएगी ड्यू टू हैवी डेंसिटी। लेकिन जैसे ही ऑस्मोसिस होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज होगा, तो अब जब अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, तो जो डेड बॉडी है वो सरफेस पर क्या करने लगती है? फ्लोट करने लगती है। तो ये आपको पहला प्रोसेस मैंने आपको बताया कि कैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिफ्यूजन ऑस्मोसिस होता है और ऑस्मोसिस होने पर क्या चेंजेस आते हैं। अब दूसरा हमारे पास सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन और सॉल्ट और शुगर की कंसंट्रेशन दोनों क्या होगी? सेम होंगी। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में हम सेल पीस को डिप करते हैं तो क्या देखा जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ऑलरेडी वाटर कंसंट्रेशन क्या है? बराबर, मतलब पहले से ही हाई है, और आपने सेल पीस जो डिप किया उसके अंदर भी सेल मतलब वाटर कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। मतलब आप ये कह सकते हैं आउटसाइड दी सेल और इनसाइड दी सेल दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन क्या है? बराबर है। तो इस सिचुएशन में 2 काम हो सकते हैं। पहला काम क्या?
कि या तो वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अंदर बराबर की क्या है, वाटर कंसंट्रेशन है। दूसरा काम ये हो सकता है कि वाटर मॉलिक्यूल मूव तो करेंगे, लेकिन जितने वाटर मॉलिक्यूल बाहर से अंदर जाएंगे उतने ही वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर भी आ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हुआ ही नहीं, या जितने वाटर मॉलिक्यूल अंदर मूव हुए उतने ही बाहर मूव हो गए, तो इस एक्टिविटी में जो हमारी सेल पीस है उसकी शेप पर कोई चेंज नहीं होगा। तो एज अ रिजल्ट नो चेंज इन द शेप विल टेक प्लेस। जैसे अब एग्जांपल की बात करें तो ग्रेप, अंगूर को जब हम पानी में डालते हैं तो पानी के अंदर तो ऑलरेडी वाटर है ही हमारे पास, लेकिन अंगूर के अंदर भी वाटर कंसंट्रेशन इनफ अमाउंट में होता है। तो उस केस में क्योंकि दोनों तरफ अंगूर के अंदर और अंगूर के बाहर वाटर कंसंट्रेशन बराबर होती है, तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल मूव या तो नहीं करते हैं, और अगर करते भी हैं तो जितने वाटर मॉलिक्यूल अंदर से बाहर मूव करेंगे उतने ही बाहर से अंदर मूव करेंगे। सो एज अ रिजल्ट नो चेंज टेक्स प्लेस। अब तीसरा हमारे पास सॉल्यूशन आता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशन in which water concentration is present in lesser amount and solute like salt and sugar are present in higher amount। आप ऐसे कह सकते हैं चाशनी होती है, शुगर सिरप या सॉल्ट सॉल्यूशन, ब्राइन बोलते हैं इसको हम। तो इसमें सॉल्ट ज्यादा अमाउंट में लिया जाता है, शुगर ज्यादा अमाउंट में ली जाती है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कम अमाउंट में होते हैं। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या देखा जाता है कि जब एक सेल पीस को इसके अंदर डिप करेंगे तो सेल पीस के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा अमाउंट में होगी एज कंपेयर टू आउटसाइड द मीडियम। कि आउटसाइड द मीडियम क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर सॉल्ट या शुगर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक्स प्लेस from inside the cell to outside the cell। as a result cell will get shrink। सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अब उसी अंगूर को जो आपने अभी पानी में डाला था, अगर आप उसे चाशनी में डाल देंगे तो अंगूर क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो इस टाइप के इसी मतलब ये हमने देखा कि इस एक्टिविटी में कि जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होते हैं उनसे ऑस्मोसिस कैसे होता है। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं जो कि नेसेसरी हैं ऑस्मोसिस गैसेस डिफ्यूजन के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए, और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन जरूरी है गैसेस एक्सचेंज के लिए, और ऑस्मोसिस जो है वो आपका जरूरी होता है वाटर मॉलिक्यूल के एक्सचेंज के लिए, है ना। इसके साथ साथ आपको दो चीजें और समझनी है। पहली चीज इसमें ये समझनी है कि जो आपका हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये काफी फ्लेक्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रोटीन और लिपिड से बनती है। तो कई बार एक नंबर में क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किन बायोमॉलिक्यूल्स या किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। तो ध्यान रखना सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन से और लिपिड को फैट भी कहते हैं। तो इन दो मॉलिक्यूल से क्या बनती है, सेल मेम्ब्रेन बनती है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर अमीबा की, तो अमीबा आपको पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। तो अमीबा में क्योंकि एक ही सेल होती है तो वही एक वहां पर डिवीजन ऑफ लेबर नहीं देखा जाता। तो अमीबा क्या करता है, अपने फूड को कैसे गेन करता है। तो डायग्राम में आप एक बार फिर से देखेंगे, आपको डायग्राम में यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे अमीबा सबसे पहले अपने फूड को वाटर, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो फ्रेश वाटर में अपने वाटर को अपने फूड को क्या करता है, पहले उसे वो ऑब्जर्व करता है, देन उसको चेज करता है बाय चेंजिंग द सेल शेप। अपनी सेल की शेप को चेंज करके वो क्या करता है, वो उस फूड को चेज करता है और फिर उसे धीरे धीरे एनगल्फ करने की कोशिश करता है। और जैसे उसे वो कंप्लीटली एनगल्फ कर लेता है वो फूड वैक्यूल्स बना लेता है, और इस तरीके से वो सेल सरफेस को चेंज करके फूड को क्या करता है, गेन करता है। और इस प्रोसेस को जहां पर अमीबा अपनी सेल सरफेस को चेंज करके अपने फूड को गेन करता है, इस फिनोमिना को एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपको किस में बताया जाता है,
ये आपको बताया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उनके फंक्शन क्या है, कैसे ओस्मोसिस, डिफ्यूजन ये सब होता है, और एंडोसाइटोसिस क्या होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करते हैं एक और इसमें टॉपिक पढ़ेंगे सेल वॉल। देखिए सेल वॉल को हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर में नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा है? क्योंकि सेल वॉल ऐसी स्ट्रक्चर है जो सब में नहीं पाई जाती है। ये केवल और केवल कुछ स्पीशीज हैं, जैसे प्लांट्स में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है, बैक्टीरिया में पाई जाती है, लेकिन ह्यूमंस में नहीं पाई जाती है, एल्गी में नहीं पाई जाती है, और कुछ बैक्टीरिया है जिनमें नहीं पाई जाती है। तो क्योंकि ये सब में प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं कह सकते। तो अब सेल वॉल होती क्या है? सेल वॉल इज एन एडिशनल outermost covering present in some organisms such as plant, fungi and some bacteria। कि कुछ फंजाई, बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती है, बट सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और हार्ड एंड स्टिफ लेयर होती है जिसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल कहते हैं। एंड दिस सेल वॉल इज हार्ड एंड स्टिफ विच प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करती है? ये सेल मेम्ब्रेन को एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है कि सेल मेम्ब्रेन किस तरीके से क्या होता है, बस्ट ना हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखना। तो ये सब कौन करता है? सेल वॉल करता है। अब मैं यहाँ पर एक टेबलेट फॉर्म में आपको एक चीज समझाना चाहूंगा, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि एक तरफ आप एक टेबल बना ले जिसमें 2 कॉलम होंगे, एक तरफ आप लिख लें ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म का नाम लिखेंगे, और दूसरी तरफ आप लिखेंगे कि उनकी सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब सेल वॉल किससे बनी होती है। सबसे पहले अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनती है। किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी? फंजाई की, तो फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनती है? काइटिन से बनती है। और अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसैकेराइड, शुगर से मिलके बनी होती है। तो तीनों में, प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया, तीनों में ही जो सेल वॉल का कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब जिन कंपाउंड से, जिन मॉलिक्यूल से सेल वॉल बनी होती है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। और इसके अलावा आपने एक चीज और समझना है कि सेल वॉल जो है ये मैकेनिकल सपोर्ट तो देता ही है, ये साथ के साथ प्लांट को इंजरी से भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। कैसे? वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक प्लाज्मोलाइसिस, एक फिनोमेना को थोड़ा सा समझना है कि प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है। जनरली जब भी ऐसा कभी होता है कि जो प्लांट है उसके, मतलब प्लांट सेल के बाहर, सेल वॉल के अंदर बट सेल के बाहर कभी भी कंसंट्रेशन अगर चेंज होती है और वाटर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन के अंदर ज्यादा होते हैं और सेल मेम्ब्रेन के बाहर कम हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर से सेल के बाहर जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वहां पर आ जाते हैं, जिससे सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है और सेलुलर कंटेंट गेट्स अवे फ्रॉम दी सेल वॉल। जो सेल का सारा कंटेंट है, जब अंदर से सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गए हैं, बाहर मतलब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में जो स्पेस है वहां पर आ गए हैं, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी, और सेल का सारा कंटेंट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वो क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, और वो अवे फ्रॉम दी सेल वॉल हो जाएगा। इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। अब इसमें आपको समझना है फंक्शन ऑफ सेल वॉल क्या है। तो एक तो मैंने आपको बताया दिया, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। दूसरा अगर यहाँ पे देखें तो दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये क्या करता है कि ये सेल मेम्ब्रेन को ये सपोर्ट देता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट देता है कि उसे अलाउ करता है टू विदस्टैंड वेरी हाई डायलेट मीडिया। मतलब ये सेल वॉल को ये परमिट करता है कि तुम एक काम करो, वाटर मॉलिक्यूल को इनटेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें हैं जो सपोर्ट देंगे और तुम्हें बस्ट नहीं होने देंगे। तो बस्टिंग से बचाता है और उसे एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कौन? सेल वॉल। और तीसरा जो इसका फंक्शन है वो है कि सेल वॉल क्या करता है? मैकेनिकल इंजरी, मतलब कि काफी तेज कभी हवाएं चलती हैं या कभी क्या होता है कि कोई भी ऐसी
अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ जाती है कि वहां पर सेल मतलब कि कोई ब्रांच जो है वो टूट जाए, तो उस मैकेनिकल इंजरी में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस इन पर अटैक ना करे, तो उससे भी कौन प्रोटेक्ट करता है? सेल वॉल प्रोटेक्ट करती है। तो इस तरीके से आज हमने दो टॉपिक के बारे में पढ़ा, एक था सेल मेम्ब्रेन और दूसरा था सेल वॉल। ठीक है, तो आप लोग को ये टॉपिक्स मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गए होंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, या मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारे पास हम इंस्टाग्राम को भी हैंडल कर रहे हैं, तो इंस्टाग्राम पर भी अपने डाउट्स या जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वो आप हमें क्या कर सकते हैं? पिन कर सकते हैं, आप उसमें हमें डीएम कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर भी फ्लैश किया जा रहा है और आपके डिस्क्रिप्शन में भी इसको मेंशन किया जा रहा है। तो आपको जो भी डाउट है आप हमें या तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर आप हमें क्या कर सकते हैं? मैसेज के थ्रू आप हमें इंस्टाग्राम पर भी या मेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं। आपके डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले क्या किया जाएगा? क्लियर किया जाएगा। देन हम आगे के टॉपिक्स न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।